नमस्कार, मैं नांजय कुमार हूं और आप सभी दर्शकों का इस विशेष वीडियो श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं, जो विशेष रूप से दुनिया भर के उन सभी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बच्चों को समर्पित है जो ज्ञान और सीखने के प्रति उत्सुक हैं। वास्तव में यह दुनिया के उन सभी बच्चों के लिए है जिनमें संभावित रूप से बुद्धिमत्ता और प्रतिभा है। ये वीडियो उन सभी अत्यंत ज्ञानवान और दूरदर्शी शिक्षकों को भी समर्पित है जो केवल नियमित कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सीमित और पारंपरिक ज्ञान से कहीं आगे जाकर अपने छात्रों को व्यापक और गहन शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं। और मैं आपको कई उदाहरण देने की कोशिश करूंगा जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं और अपने खुद के उदाहरण भी बना सकते हैं। तो यदि आप गणित, अंकगणित, संख्याओं के कुछ मौलिक और बुनियादी सिद्धांतों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही सरल और स्पष्ट उदाहरण देता हूं जिससे आपको यह सब समझने में आसानी होगी। अगर आप बच्चों को यह बताते हैं तब तक वे निश्चित रूप से जान चुके होंगे कि 1 + 1 = 2 होता है। तो आप उनसे ये पूछें कि हम संख्या 1 से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर 1 + 1 = 2 है तो उनकी कल्पना को थोड़ा और अधिक चुनौती दें। उन्हें 2 ताज़े और स्वादिष्ट आम लाकर दिखाएं और कहें, देखो 1 आम + 1 आम = 2 आम होते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब हुआ 2 आम। फिर एक और स्वादिष्ट फल लाए, एक लाल सेब। तो एक मीठा आम और एक कुरकुरा सेब को एक साथ ध्यान से धीरे से रखें। फिर उनसे पूछें, कुल कितने हुए? वे कहने की प्रवृत्ति रखेंगे कि 2, लेकिन वे कहेंगे, देखिए यहाँ 2 आम या 2 सेब नहीं हैं, तो 1 आम और 1 सेब मिलाकर किसी भी चीज के 2 नहीं बनते, न आम के न सेब के। फिर भी ये ठीक है। इसका सीधा मतलब ये है कि खुद संख्याओं का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, बल्कि वे किस चीज की गिनती कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो उदाहरण के लिए, 1 सेब और 1 संतरा 2 सेब या 2 संतरे नहीं होते, लेकिन ये बताए बिना कि यह 1 सेब है या 1 संतरा, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1 + 1 = 2 ही होता है। यह बहुत साधारण है, लेकिन 1 संतरा और 1 सेब का योग न तो 1 संतरा होता है और न ही 1 सेब, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से बदल सकते हैं। यह फलों के बराबर होता है क्योंकि फल एक समूह है जिसमें 10, 20, 50, 100 फल हो सकते हैं, लेकिन हर फल अलग होता है। एक फल को दिया गया एक नंबर, वह नंबर वास्तव में उसी फल का मतलब होता है। दूसरा फल, वह एक और फल है। तो अगर आप सभी फलों को एक एक करके पंक्तिबद्ध करें, हर एक अलग हो, तो आप पाएंगे कि नंबर वास्तव में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आप ये नंबर जोड़ते हैं तो इनका मतलब यह बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं होता कि कौन सा फल है। 1 सेब + 1 संतरा = 2, न तो सेब और न ही संतरा, बल्कि 2 फल। इसी तरह अगर आप एक आम जोड़ें तो 1 + 1 + 1 = 3 फल। फिर वह 3 का बड़ा नंबर, तब नंबर 1 की जिस संदर्भ में कल्पना की गई थी वह संदर्भ खो जाता है। मैं इसे जटिल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन नंबर 1, आपको बच्चों को समझाना होगा, उनसे पूछना होगा कि नंबर 1 क्या है। नंबर 1 एक विशालकाय ग्रह हो सकता है, नंबर 1 एक चमकता हुआ सूरज हो सकता है, या नंबर 1 एक अत्यंत छोटा परमाणु भी हो सकता है। इनमें से हर एक नंबर एक दूसरे से बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। फिर वास्तव में 1 के भीतर भी बड़ी संख्याएं होती हैं। तो मैं आपको 10 लाख दिखाने जा रहा हूं। जब 1 मिलियन 1 है, लेकिन मिलियन तो मिलियन है। एक बार यह बहुत ही ज्यादा और अत्यधिक दिलचस्प है। या आप एक सेब लें, ठीक है, उनसे पूछें यह वास्तव में क्या है। एक सेब है, ठीक है। फिर आप सेब को आधा काट दें, 2 टुकड़े कर दें। अब ये क्या है?
ये दो आधे सेब हैं और इन्हें और भी छोटे टुकड़ों में बांट दें। अब ये चार एक चौथाई सेब के टुकड़े हैं और उनसे पूछें कि एक पूरे सेब से आप कुल कितने टुकड़े बना सकते हैं। फिर कहें, अच्छा वे शायद 10, 20, 30, 50, 100 या 1000 टुकड़े बना सकते हैं। फिर आप उन्हें यह बताएं कि नहीं, सेब वास्तव में उसी चीज से बने हैं जिससे हम सभी बने हैं, परमाणुओं से। तो एक सेब में लाखों और लाखों परमाणु हो सकते हैं और हर एक परमाणु को एक बार में गिना जा सकता है कि एक ग्रह में खरबों खरबों परमाणु हो सकते हैं, जो कि एक अविश्वसनीय संख्या है। तो एक के भीतर भी बहुत बड़ी संख्या होती है, अलग अलग रूप में भी बड़ी संख्याएं होती। फिर अगली बार जब बच्चे एक देखेंगे तो वे सोचेंगे कि उस एक के अंदर वास्तव में क्या छुपा है जिसे खोजा जा सकता है। पहले आपके पास किस चीज का एक नहीं है, ठीक है? फिर किस चीज का एक है, यह उन्हें स्पष्ट रूप से बताएगा कि उसमें वास्तव में कितने टुकड़े हैं और उसे कितनी बार विभाजित किया जा सकता है। फिर आप यह कह सकते हैं कि ठीक है, अब आप जानते हैं प्राथमिक स्कूल में वे 1, 2, 3, 4, 100, 101, 1000 आदि को अच्छी तरह से जानते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, अगर आप गिनते ही रहें, अगर आप बहुत देर तक गिनते रहें, तो आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी तक पहुंचेंगे? अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 गिनते ही रहें तो यह उनकी सोच को खोलता है। ओह, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर गिनता रहूं और फिर भी सबसे बड़ी संख्या तक कभी नहीं पहुंच सकता हूं। अगर मैं 100 साल तक गिनता रहूं, लगातार गिनता रहूं, ना खाऊं, ना सोऊं, ना स्कूल जाऊं, बस गिनता ही रहूं, ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी। लेकिन क्या उससे भी बड़ी कोई संख्या हो सकती है? क्या आप 1 मिलियन साल तक गिन सकते हैं? अगर आप 1 मिलियन साल तक जी सकते हैं और गिनते रहें, क्या आप तब सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाएंगे? शायद नहीं। तो बच्चों का दिमाग खोलो, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जरा सोचो इस बारे में। बड़े बच्चे शायद कहेंगे अनंत। अनंत संख्या सबसे बड़ी संख्या? असल में अनंत कोई संख्या नहीं है, ये कोई भी संख्या हो सकती है। अगर अनंत एक संख्या है तो आप कह सकते हैं अनंत गुणा 2 एक बड़ी संख्या है, या अनंत में एक जोड़ना एक बड़ी संख्या है। तो दूसरे शब्दों में बच्चे ये जान जाएंगे, असल में सबसे बड़ी संभव संख्या जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उसमें एक जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के बारे में क्या ख्याल है? संख्या के रूप में आप कितने छोटे हो सकते हैं? ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1 है, ये एक पूर्णांक है। संख्या 1 से भी कम हो सकती है, जैसे आधा। तो अगर आप 1 से भी छोटे होते जाएं तो आप वास्तव में कितनी दूर और जा सकते हैं? खैर, यह आधा, चौथाई, दसवां, 10 लाखवां या 1 अरबवां हिस्सा भी हो सकता है। यह एक लंबी यात्रा है सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए, जो 1 से भी छोटी है। अब बच्चों को यह सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा कि मान लीजिए मैं सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच गया तो मैं उसे भी आधा कर सकता हूं, तो वह और भी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संभव संख्या या सबसे बड़ी संभव संख्या की कल्पना करना मुश्किल है। तो ये तरीके हैं, यह एक उदाहरण है कि कैसे सामान्य कक्षा पाठ्यक्रम में एक निश्चित ज्ञान, निश्चित उत्तर होता है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप वही उदाहरण, वही गणित या विज्ञान या किसी भी अन्य विषय का उदाहरण लेकर उनकी कल्पना को और आगे और अधिक व्यापक रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उनकी समझ और भी अधिक विकसित हो सके।
तब वे केवल कक्षा में पढ़ाई गई बातों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे और बड़ा सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और यही विचार है। सुनने और देखने के लिए धन्यवाद और हम कुछ और उदाहरणों के साथ फिर लौटेंगे।